ये मैं आपको अभी डिराइव करवाऊंगा, पर पहले क्योंकि आपके बोर्ड, आपके स्कूल, मेंस लेवल तक ये फॉर्मूला ही पर्याप्त है। ये डेरिवेशन करेंगे पर बिना 1 2 3 4 के, पहले ये लिख लें। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? जोर से बोलेंगे। आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये जो आर नॉट है ना बच्चों, ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है, तो ऐसे लिख लो। और ये आर नॉट का वैल्यू कितना होता है सर, ये भी लिखेंगे। पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। ये कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेंगे बच्चों, ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। और शायद हमें पता है एंगस्ट्रॉन्ग कितना मीटर होता है, बताएगा कोई बच्चा? 10⁻⁻10। बिल्कुल सही है। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। हटा दूं? यस सर। चलो, फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर देना बेटा, क्योंकि आपका मेंस तक का काम तो केवल इस फॉर्मूले से हो जाएगा, इसके डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कराऊंगा पर ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश और बताओ बेटा। यहाँ पे n क्या है, कोई बता सकता है मुझे? n क्या होगा यहाँ पे? ऑर्बिट नंबर। z क्या होगा बच्चों? व्हाट डज z रिप्रेजेंट्स? एटॉमिक नंबर। ऑर्बिट नंबर। तो आज से आपको किसी भी एटम का अगर रेडियस निकालना हो तो आपके ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाओगे? हाँ सर कर सकते हैं, पर एक्चुअल सच्चाई ये है, ये केवल उन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। आगे लिखवा दूंगा मैं, अभी बस बता दे रहा हूँ। चलो इतना हो गया, पहला फॉर्मूला लिख लिया। हेलो, यस सर। आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इंग्लिश। दूसरी चीज़ क्या डिराइव करनी है हमको बेटा, बोलो इंग्लिश पूरी। बोलना पड़ेगा, अब तो बोल दो नालायकों। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला होता है बेटा v नॉट इंटू जेड अपॉन एन। जेड और एन वही है, फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर दो। और वी नॉट भी वही है जो आप समझ रहे हो, एक कांस्टेंट। और ये वी नॉट का वैल्यू हमको याद होना चाहिए। ये कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से आता है, डिराइव कर लेंगे, पर इतना आपको अभी फिलहाल केवल इतना याद होना चाहिए। ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, लिखेंगे। इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो कांस्टेंट का वैल्यू लिखेंगे बच्चों। वी नॉट का वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ यूनिट मीटर पर सेकेंड। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। आगे बढ़ जाऊँ? यस। चलो नेक्स्ट बेटा, तीसरी इंग्लिश क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पूरी इंग्लिश लिखो। तीसरा क्या डेरिवेशन करना है हमको? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। रिप्रेजेंट करते हैं इसको En से। En का फॉर्मूले पे गौर करेंगे बच्चों। En का फॉर्मूला होता है माइनस एक कांस्टेंट जैसे अपन ने अभी तक माना है, यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे -E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। z और n वही है जो आप जानते हो, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर। E0 अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट के वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है बच्चों, अगर हम ये कांस्टेंट का वैल्यू लिखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बड़ा फेमस है ये वैल्यू। E0 का वैल्यू होता है बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और शायद आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो मैं चाहूँगा आप मुझे फ़िलहाल तो सॉल्व करिए, एग्जैक्ट सॉल्व करिए, पर आप मुझे वैल्यू जूल में भी बताइए।
कोई बता सकता है? साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू करके मुझे ये जूल में वैल्यू इतनी देर में किसी का जवाब आ जाना चाहिए था। खैर मैं ही बता दे रहा हूँ बेटा। जो वी नॉट वाला फैक्टर था ना 2.18, ये भी 2.18 है। बस वहाँ पे पावर 10⁻6 थी, यहाँ पे पावर 10⁻−18 आएगी। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। 13.6 को जब आप इंटू करोगे 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो आप यहाँ पहुँचोगे। समझ में आता है? आगे बढ़ जाऊँ? हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। यस। चलो हटा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट अब प्रयास करेंगे सर, क्या हम डिराइव कर सकते हैं? सर बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आइए कोशिश कर। हेडिंग डाल दी सबने, शुरू करूं? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। चलो बेटा, अब सबसे पहले अगर आपको रेडियस निकालना है तो मैं आपको पहले कॉमन सेंस दे दूं। बेटा अंदर कौन है सूरज की जगह? सर अंदर जेडी है। सर जेडी क्यों लिखा है? क्योंकि अच्छा, सबसे पहले आपने जहाँ डेरिवेशन की हेडिंग डाली है वहाँ पे एक काम ये लिख दीजिए बेटा, बोर थ्योरी जो है ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, और बहुत कोई दूसरे पेन से लिखेगा, बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, बहुत ज़रूरी बात है। बोर थ्योरी बेटा हर व्यक्ति के लिए वैलिड नहीं है। बोर थ्योरी, बोर ने भी जब ये बनाई थी तो ये कंडीशन लगाई थी क्या? इट इज़ वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब समझे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितने भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसके जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? हेलो, एक। क्यों? क्योंकि आप ये डेरिवेशन देख लेना, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही डेरिवेशन संभव है। बोर थ्योरी ने माइनस माइनस का रिपल्शन अपने में इंक्लूड ही नहीं कर पाया था वो, इसलिए बोर की थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आज भी वैलिड है। अब सच्चाई है कि भाई कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हर एटम तो होता नहीं है, तो बाकी के लिए क्या करें, तो बोर थ्योरी फेल हो गई। और भी कारण थे पर मेन कारण ये था। तो इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ूँ? चलो डेरिवेशन में आते हैं बच्चों फिर से। तो बच्चों मुझे बताओ, अंदर न्यूक्लियस में कौन होगा? सर जितने प्रोटॉन होंगे वो बताएगा एटॉमिक नंबर, और हर प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? +e। तो अंदर चार्ज कितना है? Ze। लेकिन ये Ze चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है बच्चों? बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस। क्या हम सब ये बात जानते हैं कि प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है? क्या हम सब ये बात जानते हैं कि माइनस को प्लस अपनी ओर खींचेगा? हेलो हेलो। यस सर। तो बच्चों ये जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स कहलाता है बच्चों, मैं सेम कलर है इसलिए लिख भी दे रहा हूँ, ये फोर्स कहलाता है अंदर की तरफ जो फोर्स होता है, इसे कहते हैं सेंट्री। कभी सुना है पिटल फोर्स? हेलो, कभी सुना है बेटा ये? हेलो, नहीं सुना तो आज से सुन लो। कभी भी कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है ना बेटा, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ बाहर की तरफ फोर्स बराबर है, तब ना ये यहीं पे फिक्स है। तो इस पे अंदर की तरफ फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और बच्चों बाहर की तरफ जो इस पे फोर्स लगेगा, कोई बताएगा उसे क्या कहते हैं? नहीं बेटा, कभी भी सर्कुलर मोशन होता है बेटा, तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसको आपकी टेक्निकल भाषा की फिजिक्स कहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहती है? क्या कहती है? सेंट्रीफ्यूगल। और बेटा रेडियस क्या हो जाएगा? सर ये प्लस से जो ऑर्बिट का दूरी है यही तो कहलाएगा आर। कोई दिक्कत? इतना फोटो बनाओ, बनाओ तो हाँ बोलो। नो सर। क्या प्लस के बीच का अट्रैक्शन? दो चार्ज, अगर एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, तो Q1 Q2 के बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नहीं सुना आपने कभी? मैं मान ही नहीं सकता, नहीं सुने हो ये? हेलो सर भूल गए। नालायकों, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख लो बाजू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2। के होता है कांस्टेंट, Q1 Q2 होता है दो चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब समझ में आता है कि नहीं आता है? हे भगवान, तुम लोग तो भजिए बेच लोगे। सुन लो, ये स्कूल के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, अभी अपन शुरू में काम कर रहे हैं तो अपन जेई लेवल तक की बात कर रहे हैं। मैं स्कूलों के हिसाब से थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ। हेलो हेलो। यस सर। हाँ चलो। हे भगवान, बहुत नालायक हो तुम लोग। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। चलो आगे बढ़ जाऊँ। अब बेटा आप लोग अभी जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना फिजिक्स में, ये आप लोग डिराइव कर लोगे। क्या? कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन करती है ना बेटा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, ये आप डिराइव कर लोगे। ये बाहर की तरफ फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है जो मास मूव कर रहा है उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। तो आज से याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जोर से बोलेंगे। मास इनटू वेलोसिटी। mv² जोर से बोलेंगे सब लोग कोरस में। mv स्क्वायर अपॉन आर। एक और बार बोलेंगे। mv स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है mv²/r। ये आपका फिजिक्स का मास्टर आपको सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ाएगा तो बता भी देगा। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बस अब मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मैं दूसरी क्लास पढ़ा लूँ, दूसरी चीज़ आप लोग पहले यहाँ तक पूर्णतः फिर से कल रिवीजन करके कल आओ, फिर कल अपन यही डेरिवेशन से दोबारा शुरू करेंगे। एक बार फिर से सही सारी बातें बोल दूंगा मैं, ठीक है? चलो तब तक के लिए बच्चों